हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बिदुर अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ आधुनिक भारत के इतिहास से प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो यहाँ से पहले के जो क्वेश्चंस हैं, इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उनको देख लीजिए और वहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अब तक जितने भी अपलोड किए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। भारत के राज्य सचिव सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। इस मिशन में बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौसेना विभाग के प्रथम लॉर्ड अलेक्जेंडर भी शामिल थे। इस आयोग का गठन ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की पहल पर किया गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। सर्वोदय एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सार्वभौमिक उत्थान या सभी का विकास। इस शब्द का प्रयोग गांधी जी ने जॉन रस्किन द्वारा राजनीतिक व्यवस्था पर लिखी पुस्तक अनटू दिस लास्ट का अनुवाद करते हुए 1908 में अपनी पुस्तक के शीर्षक के रूप में किया था। इसके अलावा गांधी जी ने अपने राजनीतिक दर्शन शास्त्र के आदर्श के रूप में भी इस शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तुर्की। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर आरंभ किया गया एक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्की के ऑटोमन सुल्तान की सत्ता को बनाए रखने हेतु ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ आरंभ हुआ था और आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता पर अधिक जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लाहौर सत्र 1929। 31 दिसंबर 1929 को आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अपने उद्देश्य के रूप में एक प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। सीमित स्वायत्तता या स्वतंत्र उपनिवेश के दर्जे के बजाय पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में कांग्रेस के उद्देश्यों की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास किस पार्टी के संस्थापक थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वराज पार्टी। दिसंबर 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया वार्षिक सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार से भारतीय लोगों के लिए स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की गई थी। इस सम्मेलन के बाद जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज की अवधारणा से प्रेरित होकर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, भारी उद्योग। बाकी मद्य निषेध, ग्राम पंचायत, श्रम की गरिमा, इन सभी का समर्थन किया था। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत गांवों में बसता है और गांवों के विकास का अर्थ होगा समूचे भारत का विकास। वह विकास के मॉडल पर भारी औद्योगिक शहरों के विरुद्ध थे।
जिसने ग्रामीण विकास का दिखावा किया। परिणाम स्वरूप ग्रामीण जनसंख्या को बड़े पैमाने पर शहरों में बसना पड़ा। इसके बजाय गांधी संपूर्ण विकास के रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में बोलपुर के निकट एक छोटा शहर है, जिसकी स्थापना महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। बाद में उनके पुत्र रविंद्रनाथ टैगोर ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इस शहर का विस्तार किया, जिसे वर्तमान में विश्वविद्यालय शहर, विशेष रूप से विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया डैश द्वारा बनवाया गया था? तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनवाया गया था जॉर्ज विटेट के द्वारा। 1778 से 1926 के बीच एक स्कॉटिश वास्तुकार थे। उन्होंने बम्बई के कई ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थलों जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, गेटवे ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इत्यादि का डिजाइन तैयार किया था। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार से पहले किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की भारत यात्रा की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो कौन थे वो जिसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो ये थे रैमसे मैकडोनाल्ड। कौन थे? ऑप्शन डी सही है इसका, रैमसे मैकडोनाल्ड। आधिकारिक रूप से प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन 12 नवंबर और कब हुआ था? 1930 को लंदन में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। प्रथम अधिवेशन 1930 से 31 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी, को छोड़कर सभी भारतीय राज्यों के 73 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो ये कहाँ चलाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। विट्ठल भाई पटेल 1985 में केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। और 1927 में फिर से निर्वाचित हुए। 1928 में उन्होंने भारत सरकार के प्रशासन से स्वतंत्र विधानसभा के लिए एक अलग कार्यालय बनाया था। अगला क्वेश्चन, अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए एक सेकंड, इसको देख लीजिए फिर से, 110 क्वेश्चन को देख लीजिए फिर से। क्या है ये? वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, माफ कीजिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केरल। ये केरल में चला गया था। वाईकोम सत्याग्रह या त्रावणकोर आधुनिक केरल में एक आंदोलन था जो अछूत वर्गों के मंदिर प्रवेश के लिए था। यह आंदोलन 1924 से 25 के दौरान केरल के वाईकोम या कोट्टायम जिले में शिव मंदिर के निकट हुआ। वाईकोम उस समय त्रावणकोर की रियासत का एक हिस्सा था। तो वाईकोम सत्याग्रह किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड था अछूत वर्गों के मंदिर प्रवेश के से संबंधित था, और ये 1924 से 25 के बीच चलाया गया था। कहाँ? केरल में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे और 1927 में फिर से निर्वाचित हुए। 1928 में उन्होंने भारत सरकार के प्रशासन से स्वतंत्र विधानसभा के लिए एक अलग कार्यालय बनवाया। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2, 1930। तो नमक सत्याग्रह दांडी मार्च के साथ 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ था। यह औपनिवेशिक भारत में नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध अहिंसक विरोध और कर का विरोध करने हेतु प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान था, और इस आंदोलन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन,
महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 सरोजनी नायडू। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 सितंबर से दिसंबर 1931 के दौरान, तब वायसराय कौन था? ये थे वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल के दौरान लंदन में किया गया था। इस सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सरोजनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। इस सम्मेलन में गांधी जी की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष घटी गई थी? तो ये घटी गई थी 1922 में, इसका ऑप्शन 2 सही है। चौरी चौरा की घटना ब्रिटिश भारत के गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 को हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों का एक समूह पुलिस से भिड़ गया और इसके परिणाम स्वरूप पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। इस गोलीबारी की घटना से उत्तेजित होकर प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिससे उसके सभी सिपाही मारे गए। महात्मा गांधी ने इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन, तीन कटिया प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ये कहां से है? चंपारण से। तीन कटिया वह प्रणाली थी जिसके अंतर्गत बिहार के किसानों को, बिहार में एक जगह है चंपारण, वहां के किसानों को यूरोपीय बागान मालिकों ने अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था। यह किसानों की दयनीय स्थिति का कारण था। किसानों की कठिनाइयों को उठाते हुए गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। अंततः चंपारण कृषि अधिनियम के तहत इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सितंबर 1920 से लेकर के अप्रैल 1922 तक 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की औपचारिक रूप से घोषणा की गई। लेकिन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सहमति व्यक्त की गई थी और असहयोग आंदोलन दिसंबर 1920 में शुरू किया गया था। गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के कारण फरवरी 1922 में आंदोलन को वापस ले लिया, जिसमें एक हिंसक भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा हुआ है? तो कौन से नेता हैं वो? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। राजकुमार शुक्ला, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, पीर मोहम्मद मुनीस, ब्रजकिशोर प्रसाद इस आंदोलन के कुछ प्रसिद्ध नेता थे। यह आंदोलन तीन कटिया प्रणाली के तहत नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन का आरंभ किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पवनार। जब गांधी जी ने 1940 में अंग्रेजों के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया तो विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना गया। उन्होंने महाराष्ट्र के पवनार से सत्याग्रह शुरू किया, जहां वह 1921 से सक्रिय थे, 1921 से वहां पर एक्टिव थे। गांधी जी व्यक्तिगत रूप से उनके सत्याग्रह हेतु सहमति देने हेतु वन आश्रम गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यह ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं अशोक मेहता के प्रत्ययों से की गई थी। इस दल का प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ था। इस पार्टी की स्थापना उद्देश्य ये मांगे थी, देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियोजित एवं नियंत्रित हो, राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बगैर मुआवजे के किया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 120। चलिए 120 क्वेश्चन है। नमक यात्रा, जिसे दांडी यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, उसे डैश के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, महात्मा गांधी। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, इसको वर्ष 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सबने कानून भंग कार्यक्रम था। इस ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम को गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 12 मार्च 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया था। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी, देखिए कहीं कहीं 5 फरवरी भी मिलती है डेट, कहीं कहीं 4 फरवरी, है ना। तो ऑप्शंस के हिसाब से देख लीजिए जो दिया, अगर 4 फरवरी है तो आप 4 फरवरी लगाइए, 5 फरवरी है तो 5 फरवरी। जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छिपे हुए 23 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। इस घटना को चौरी चौरा के कांड के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं 22 पुलिसकर्मी भी देखने मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खादी उत्पादन और टैक्स हटाना। यह शर्त नहीं रखी गई थी गांधी इरविन समझौते में। बाकी कौन कौन सी रखी गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा। दूसरा, नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस संवैधानिक सुधारों को चौक चौबंद करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए। कुछ अन्य शर्तें थी कि ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के सभी आदेश वापस ले लेंगे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किए गए कैदियों की हिंसा और रिहाई को छोड़कर कई अपराधों से संबंधित परीक्षणों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की। यह भी सहमति हुई कि ब्रिटिश नमक पर कर हटा देंगे, जिससे भारतीयों को कानूनी रूप से और अपने स्वयं के उपयोग के लिए नमक का उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति मिल गई। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने डैश वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, 1894 में। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। गांधी इसके मानद सचिव और दादा अब्दुल्ला अध्यक्ष चुने गए थे। इसके उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ हो रहे भेदभाव से लड़ना था। बाद में उन्होंने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। 1919 का
अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसे लोकप्रिय रूप से रॉलेट एक्ट के रूप में जाना जाता है, 10 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया एक विधायी कार्य था। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमानी शक्तियों से लैस था और दमन का एक कारण था। महात्मा गांधी इस तरह के अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा चाहते थे, जो अब 6 अप्रैल से शुरू होगी। पूरे देश में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन है 1920 का खिलाफत आंदोलन डैश के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तुर्की। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1915 से 1924 तक चला था। इस धर्म युद्ध की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह एक पैन इस्लामिक आंदोलन था, जिसमें तत्कालीन ब्रिटिश भारत के मुसलमानों ने उपनिवेशवादियों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ गठबंधन किया था। ब्रिटिशों की एक विभिन्न संधियों ने तुर्की में खलीफा के समझौते का प्रतिपादन किया। इस आंदोलन का उद्देश्य सुन्नी इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले तुर्की के खिलाफ तुर्की के खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व डैश ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 126 का ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 करों के अन्यायपूर्ण तरीके लगाए जाने के खिलाफ बारदोली के किसानों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में एक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुतलीबाई। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर हुआ था। उनकी मां उनके पिता की चौथी पत्नी थी। पिछली 3 पत्नियों की प्रसव में मृत्यु हो गई। पुतलीबाई एक प्रणामी वैष्णव हिंदू परिवार से थी। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नए अध्याय को इंगित करता है। यह आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण एवं अहिंसक आंदोलन था, जो भारत की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था, यहां होना चाहिए कब शुरू किया था, तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा भारत में शुरू किया गया एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। गांधी के करो या मरो के आह्वान के साथ मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन अभियान को प्रभावी ढंग से अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया। अगला क्वेश्चन, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, नागपुर। अब कीजिए नागपुर। 18 जून 1923 को अखिल भारतीय ध्वज दिवस के रूप में मनाने के साथ झंडा सत्याग्रह ने नागपुर को राष्ट्रीय मुख्यालय और नागपुर चलो को अपना नारा घोषित किया। 1923 में जबलपुर में जब पुलिस कमिश्नर ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, तो जबलपुर के टाउन हॉल में सरोजनी नायडू और मौलाना आजाद ने झंडा फहराया। अब हम टाइप 6 का और फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब तक टाइप 5 के क्वेश्चंस चल रहे थे। पहला क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना जाने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुनी जाने वाली एकमात्र भारतीय विजय लक्ष्मी पंडित थी। ये कौन थी? ये नेहरू की बहन थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के पश्चात किसी राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। उनकी बेटी पद्मजा नायडू ऐसी दूसरी महिला भारतीय थीं जिन्होंने 1556 से 67 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। किन्होंने? पद्मजा नायडू ने, इनकी बेटी थी। अगला क्वेश्चन, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निकिता खुश्चेव। स्वतंत्रता पश्चात जब भारत और रूस में मैत्री संबंध हुए तो उस समय रूस का नेता निकिता खुश्चेव थे। 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद भारत के प्रति सोवियत दृष्टिकोण काफी उदार हो गया, जिसके फलस्वरूप भारत की सोवियत संघ रूस से सन्निकटता में वृद्धि होने लगी। सोवियत संघ द्वारा भारत का हर नीतिगत एवं विवादपूर्ण मामले में समर्थन किया जाने लगा। रूस से व्यापार एवं आर्थिक संबंधों में वृद्धि होने लगी। रूस ने भारत के भिलाई इस्पात कारखाने हेतु आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान की। सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? सोवियत संघ ने भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विजय लक्ष्मी पंडित। सोवियत संघ में भारत की प्रथम राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी। इसके अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 1937 में संयुक्त फ्रांस की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई और स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री पद पर नियुक्ति हुई। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वह विश्व की प्रथम महिला थी। 4 नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 2, सर सिरिल रैडक्लिफ। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का सीमांकन सर सिरिल रैडक्लिफ ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारतीय उपमहाद्वीप को 2 उपनिवेशों भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया गया। भारत के मुस्लिम बहुत आबादी वाले प्रांतों को मिलाकर पाकिस्तान का गठन किया गया। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो ये की गई थी 1950 में। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि 1950 में। प्रथम भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि 31 जुलाई 1950 को काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा एवं नेपाल में भारतीय राजदूत चंद्रेश्वर नारायण सिंह के बीच हुई थी। इस संधि के द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच लोगों एवं वस्तुओं का मुक्त आवागमन और रक्षा एवं विदेशी कारोबार के बीच सहयोग की बात का प्रावधान था। अगला क्वेश्चन, 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, जे.ए. भुट्टो। 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर पाकिस्तान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो ने किया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था।
पंचशील सिद्धांत इस प्रकार थे ये: एक दूसरे देश की संप्रभुता एवं अखंडता का आदर करना, दूसरा आक्रामक नीति का त्याग, तीसरा था एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देना, चौथा समानता एवं परस्पर लाभ, पांचवा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1972 में। कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम 1974 में कोयला संरक्षण, कोयला खानों में नई प्रौद्योगिकी के विकास, प्रयोग, खानों में सुरक्षा और खनन कार्यों में सहायता जैसी गतिविधियों का खर्च चलाने के लिए कोयले के वितरण पर उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान है। स्थायी वैज्ञानिक तथा अनुसंधान समिति और उसकी 4 उप समितियों की देखरेख में कोयला क्षेत्र में अनेक अनुसंधान और विकास गतिविधियां चलती हैं। कोकिंग कोल माइंस अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1954। मानव कल्याण तथा विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में पारस्परिक सहयोग के 5 आधारभूत सिद्धांत को पंचशील कहते हैं। 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत संबंधी भारत चीन समझौते में सर्वप्रथम इन सिद्धांतों को आधारभूत मानकर संधि की गई, मगर 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में इस संधि की मूल भावनाओं को काफी चोट पहुंची। अगला क्वेश्चन, भारत के दौर पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए डी आइजनहावर। ये कौन थे भारत के दौरे पर आने वाले पहले राष्ट्रपति? ड्वाइट डी आइजनहावर नाम भी है इनका। ये भारत में आए, वे स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले अमेरिका राष्ट्रपति थे। भारत का दौरा करने वाले अन्य अमेरिकी राष्ट्रपतियों में रिचर्ड निक्सन 1969 में, जिमी कार्टर 1978 में, बिल क्लिंटन 2000 में, बराक ओबामा 2015 में, ये सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में सम्मिलित नहीं हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। 1947 में ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के समय 552 देशी रियासतें थीं। राज्यों को नए स्वतंत्र उपनिवेश भारत या नवनिर्मित राष्ट्र पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। 15 सितंबर 1947 को जूनागढ़ का नवाब मोहम्मद खानजी तृतीय पाकिस्तान में शामिल होने को राजी हो गया था। फरवरी 1948 में एक जनमत संग्रह का आयोजन कराया गया था, जिसमें सभी लोग सर्वसम्मति से भारत में शामिल होने के लिए राजी थे। हैदराबाद भारत संघ में शामिल होने वाला अंतिम देशी राज्य था। इसके निजाम उस्मान अली खान, आसिफ जहां सेवेंथ ने भारत में शामिल होने से इनकार करते हुए स्वयं को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए भारत सरकार ने 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक एक सैन्य अभियान चलाया, जिसे पुलिस कार्रवाई की संज्ञा दी गई। 13 सितंबर 1948 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। तो किस समय तक थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 1964 तक। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे 1964 से अपने निधन तक इस पद पर आसीन थे। 16 वर्ष और 286 दिनों तक इस पद पर रहे। इनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 1951, 1957 और 1962 के आम चुनावों में शानदार जीत दर्ज की। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन 2 सुचेता कृपलानी। 1963 में भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्हें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। वे जेबी कृपलानी की पत्नी थीं जो 1947 में सत्ता हस्तांतरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को आवंटित किए गए ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रांतों को सफलतापूर्वक एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में संगठित किया। सख्त नीति लागू करते हुए पटेल ने लगभग सभी देशी राज्यों को भारत में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। नए स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी वचनबद्धता के कारण उन्हें भारत के लौह पुरुष के उपनाम से जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।